5 पे ns इज इक्वल टू 120 f ओवर p सर ये यही बनेगा ना फ्रीक्वेंसी वाला या जो इसमें फर्स्ट इस तरह होता है ना कि हमारे पास जो सिंपल फार्मूला होता है, इसमें हमारे पास तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 120 f बाई पी। यस ठीक है, ये सही फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 120 नो सर नो, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 f बाई पी। तो इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि स्लिप इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड। या तो इसमें आप ns को कर लो, लाइक हमारे पास जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है वो यही होती है। आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दैट इज ns p डिवाइड बाय 120 हो जाता है। हमारे पास इस तरह होता है कि एक रोटर होता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, और एक हमारे पास स्टेटर होता है। सही है, तो स्टेटर को हम सप्लाई देते हैं, जो आपकी वोल्टेज सप्लाई होते हैं वो हम स्टेटर को देते हैं, एंड दिस सप्लाई इज 3 फेज सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ द 3 फेज की वजह से हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और रोटर को हम कोई सप्लाई नहीं देते, रोटर में हमारे पास थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे करंट जनरेट हो जाते हैं। जिस तरह ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहाँ पे करंट जनरेट हो जाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी रोटर में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास करंट जनरेट हो जाता है। अच्छा, तो अब इसकी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज़ द 3 फेज फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड। इसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका जो स्पीड होता है दैट इज़ ऑब्वियसली द सिंक्रोनस स्पीड। तो उसको हम यहाँ पे मैंने सिंक्रोनस स्पीड कंसिडर किया है इन दिस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में मैंने सिंक्रोनस स्पीड को कंसिडर करना है, नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाय 120। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड होता है, यहाँ पे हमारे पास रोटर स्पीड होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल n। ओके, तो यहाँ पे आपका एफ डैश में सिंपल एफ डैश में आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, रोटर में हमारे पास कब करंट ज़्यादा होगा, इंड्यूस करंट आपके रोटर में तभी ज़्यादा होगा जब आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, if the change in magnetic field is increase then the induced current will also get increase। ये ठीक है, सही है। जिस तरह वो होता है ना, वो एक आपका वायर होता है जो हम नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये आपका मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसको जितने स्पीड के साथ आप टू एंड फ्रो मोशन दोगे इसको, तो उतने ज़्यादा करंट इसमें इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इस वायर में। सही, तो उसी तरह यहाँ पे जितना आप डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा डिफरेंस लाओगे तो उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट आपका इसमें प्रोड्यूस होगा। तो डिफरेंस मीन्स के दैट इज़ दिस डिफरेंस मीन्स के दैट इज़ ns माइनस n। ओके, तो दोनों लाइक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो रोटर का रोटेटिंग स्पीड है उनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा आपका करंट होगा और उतना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। तो दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द डिफरेंस ns माइनस n into p divided by 120, number of poles will be constant। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ns माइनस n विल बी इक्वल टू s इंटू ns हो जाएगा, तो आपका f बार क्या हो जाएगा। नाउ दिस ns p डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू f, सो द रिलेशन बिटवीन f बार एंड f इज इक्वल टू स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, अब आपका जो f बार है दैट्स डिपेंड ऑन द स्लिप। अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन होगा, इट मीन्स स्टैंड स्टिल मीन्स कि ये रोटर आपका
रेस्ट पोजीशन पे, तो उस टाइम ये डिफरेंस कम होगा या ज़्यादा होगा? सर ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होगा ये। तो ये ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि एफ बार आपका ज़्यादा होगा। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका एस जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 1। ओके। अच्छा, अब अगर हमारे पास दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हो, इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू दिस रोटेटिंग स्पीड, तो फिर क्या होगा? फिर आपका सर एफ फिर बार वो ज़ीरो हो जाएगा। या ज़ीरो हो जाएगा, करंट भी तो ज़ीरो हो जाएगा, एफ बार भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स के ऐसे भी zero। या तो इट मीन्स के जब हाई स्पीड पे होगा ये जितने ज़्यादा स्पीड पे होगा रोटर जितने हाई स्पीड के साथ रोटेट करेगा तो उतना आपका एफ बार कम होगा। तो इट मीन्स के एस विल बी इक्वल टू 0 एट हाई स्पीड। विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 0 एट हाई स्पीड। ओके, इसको आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो गया तो फिर तो आपका ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब n आपका ns के इक्वल हो जाए तो फिर ये टर्म आपका 0 हो जाते हैं। ओके। सर इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है? नहीं, इंड्यूस करंट जो होगा उसका एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगा। जिस तरह 3 फेज करंट का फ्रिक्वेंसी होता है तो उसी तरह इंड्यूस करंट का भी इस तरह एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगा। जी। सही है। तो वो फ्रिक्वेंसी कितना होगा? दैट इज एफ बार। बार होगा, ठीक है। सही। तो सर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? फॉर एग्जांपल एन एफ बार इंड्यूस करंट का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और सिंपल एफ 3 फेज की फ्रीक्वेंसी है जी। ठीक है। तो इन दोनों में जो हम अब फ्रीक्वेंसी से हम फिर जो रिलेशन निकाल रहे हैं स्पीड का, मुझे वो नहीं समझ आया। एक्चुअली यहाँ पे आपने रोटर स्पीड को नहीं देखना, सिर्फ आपने रोटर स्पीड को नहीं देखना, आपने डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्टेटर में हो रहा है एंड रोटर रोटर का जो स्पीड है वो आपने देखना है। रोटर का स्पीड होगा, स्टेटर का तो कोई स्पीड नहीं होता, वो तो रेस्ट पोजीशन में होगा। स्टेटर के अंदर हमारे पास वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर 3 फेज सप्लाई जा रही है। वो 3 फेज सप्लाई जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड कितना होगा? दैट इज ns। रोटर का स्पीड कितना होगा? दैट इज n। अब रोटर के अंदर हमारे पास वाइंडिंग है, ओके, और वो वाइंडिंग जो है उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। वो शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग है, वो ओपन वाइंडिंग नहीं है। उसके अंदर हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। उस करंट का क्या, सॉरी, वो करंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो दैट्स विल डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द रोटर स्पीड एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस इसमें होगा, इनमें होगा, उतना ज़्यादा वो रोटर के अंदर जो हमारे पास वाइंडिंग है उसमें उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। उस इंड्यूस करंट का जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ एफ बार। So that f bar depend on the difference between the synchronous speed and the rotor speed, and that f bar is the frequency of the induced current produced inside rotor. अब भी confusion हो रहा है? सर मैं राइट कर रहा हूँ। f bar depends on difference between synchronous speed and rotor speed। और दूसरी बात सर इंड्यूस करंट वाली बात बताइएगा। इंड्यूस करंट जो है वो हमारे पास रोटर के अंदर इंड्यूस एफ बार इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये ठीक है। एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ns माइनस n। ये ठीक है। या जितना ns माइनस n ज़्यादा होगा उतना चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, उतना इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा,
उतना फ्रिक्वेंसी एफ बार आपका ज़्यादा होगा। तो हम सिंपल कहते हैं कि हमारे पास एफ बार जो होता है वो डिपेंड करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइक एन एस माइनस एन। सो सिंपल, हमारे पास काफ़ी सिंपल हो गया कि आपने सिंपल ये देखना है कि स्लिप कितना है, ओके। और शायद न्यूमेरिकल्स में आपको सिंक्रोनस स्पीड भी दे दिया जाए, ओके। अगर ये नहीं दिया तो आपको शायद फ्रिक्वेंसी दे दिया जाए, जो कि हमारे पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज़ होती हैं। और नंबर ऑफ़ पोल्स आपको दे दिया जाएगा कि ये 3 फेज़ मोटर में हमारे पास नंबर ऑफ़ पोल्स इतने, तो वहाँ से आप सिंक्रोनस स्पीड को निकाल सकते हो। उसके बाद आपको रोटर स्पीड दिया होगा, ओके। रोटर स्पीड फिक्स नहीं होता, वो हमारी मर्ज़ी होती है, आपने कितना रोटर स्पीड रखना है तो वो आपको गिवन होगा। वहाँ से आपने स्लिप फाइंड करना है, और स्लिप फाइंड करने के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो यहाँ से आपके पास ये एफ बार आ जाएगा। एफ बार इज़ दी रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। ये भी जान लो कि एफ बार होता क्या है, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। अगर न्यूमेरिकल में आ जाए कि रोटर करंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो तो आपने घबराना नहीं है। जी सर, फ्रीक्वेंसी एफ बार फाइंड करनी है जी, सही है। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर सर्किट, सही है। अभी तक हम ये फ्रीक्वेंसी और वो इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे। अभी इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन इंड्यूस ईएमएफ, इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रिएक्टेंस, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सर रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है या रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका ओम ही होगा, सही है। इंडक्टेंस का यूनिट ओम नहीं होता, वो हेनरी होता है। ठीक है। कैपेसिटेंस का फेराड हो जाएगा जी। ठीक है सर, ये वो आया हुआ था एनटीडीसी में ना, मुझे अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो गई। इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर करंट। अच्छा, अब हमारे पास जो ईएमएफ होता है, ये फार्मूला आपको याद है? P(n)(phi)(z) डिवाइडेड बाय वो वाला, डिवाइडेड बाय 60A। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दिस स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, ओके। क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 120 ns/p होता है, सॉरी ns इज इक्वल टू 120 f/p। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट फ्रीक्वेंसी, ओके। सो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो EMF है, सो दैट्स डिपेंड ऑन दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ओके। जो आपका EMF इंड्यूस होगा रोटर में जो आपका EMF इंड्यूस होगा दैट इज E2, ओके। एंड दैट्स डिपेंड ऑन दी सिंक्रोनस स्पीड, इट मीन्स के दैट्स डिपेंड ऑन दी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जी ठीक है, सही है। अच्छा, तो दिस E2 डिपेंड ऑन दिस सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंड स्टिल कंडीशन होगा लाइक S इज़ इक्वल टू 1, जब हमारे पास यहाँ पे स्टैंड स्टिल कंडीशन होगा तो उस टाइम जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, लाइक दी जो हमारे पास NS माइनस N का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओके। क्यों उतना ज़्यादा इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा? क्योंकि हमारे पास जो इंड्यूस EMF है दैट्स डिपेंड ऑन द दैट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे हमारे पास जो फेरेडे लॉ भी हमें यही कहता है कि जितना ज़्यादा आपका चेंज इन फ्लक्स आएगा
पर यूनिट टाइम, तो जी। उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स जो है रोटर का और स्टेटर का जो फ्लक्स हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो कब ज़्यादा चेंजेस आएंगे? जब आपका NS-N ज़्यादा होगा। ओके, लाइक ये अगर ये स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होगा और ये इनको आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हो, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इंड्यूस EMF में प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये रोटेशन स्टार्ट कर लेगा। सही है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा NS-N, उतना ज़्यादा आपका E2 होगा। तो इट मीन्स कि आपका जो E2 है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। जी। सही है। इसको हम स्टेटर का जो EMF है उसका हम यही कह देते हैं कि E1। ओके, क्योंकि इसमें आपका, इस केस में आपका ये F बार होगा और इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये होगा। सही है। 2 मीन्स के रोटर EMF, 1 मीन्स के स्टेटर EMF। तो यहाँ पे देख लो तो E1, इसकी जगह अगर आप ये फार्मूलाज ये पुट भी कर लो तो आपके पास वही रिलेशन दोबारा बनेगा। F बार हो जाएगा 60A टू S इंटू, ये सारा लिख लो, P/ZF बाय 60A। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका वही F बार इज S इंटू F बन रहा है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देख लो तो हमारे पास जो रिएक्टेंस होता है, तो रिएक्टेंस हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो सर इसका इंडक्टेंस का वही फार्मूला लगेगा ना, XC = 1/2πf FC। यस, इसमें हम नहीं C नहीं लेंगे, हमें इसमें हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें या तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा इसमें, IF क्योंकि इसमें वाइंडिंग होते हैं, वाइंडिंग इंडक्टर की तरह वो उनका वो होता है शेप। तो इसमें हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस लेना है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा F। ओके, तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो रोटर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट्स विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू F बार। तो रोटर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी स्टेटर के जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा दैट्स विल बी इक्वल टू ओमेगा F। तो इसमें रिलेशन क्या है, दैट इज रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा S इंटू F। दिस ओमेगा F will be equal to reactance of stator। ओके, तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो रोटर का होता है दैट्स आल्सो डिपेंड ऑन दी स्लिप। स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होगा तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर सिंक्रोनस स्पीड होगा, अगर रोटर आपका रोटेट हो रहा है एट सिंक्रोनस स्पीड, तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 0 हो जाएगा। सर ये जो XL2 है ये रोटर के लिए है या रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसमें भी वाइंडिंग होते हैं, तो उसका जो रिएक्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो आपका SXL2 होगा। ठीक। सही है, यहाँ तक क्लियर है? सर ये जो आपने थर्ड रिलेशन लिखा है XL2 = मेगा SF, जो ब्लॉक बनाया है इसके ऊपर वाला, ये वाला नीचे ये वाला, सर ये कैसे लिखा है आपने? ये एक्चुअली हमारे पास F बार की जगह मैंने वो फार्मूला यूज़ किए हैं। F बार की जगह आपने SF, ठीक है। या